प्लस CO2। क्या बनता है? CO2। कैल्शियम प्लस CO2। अबे अंधेर नगरी चौपट राजा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। बचपन से यही सवाल देखे जा रहा है, 10th क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही सवाल देखा है अभी भी। कैल्शियम और कार्बोनेट वाले पार्ट को जब हीट करते हैं तब उसके इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज रखा, 0.56 लीटर ऑफ CO2 चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों को CO2 वाले पार्ट का वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है, ये चीज है 0.56 लीटर। और 0.56 अगर लीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड अगर बात करें, एसटीपी कंडीशन दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 मेंशन किया कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से 0.56 डिवाइडेड बाय 22.4 आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में ऊपर से हम डेसिमल को हटा देते हैं, तो डेसिमल को अगर हटाएंगे तो 56, नीचे वाले पे 224 में से एक डेसिमल को हटाएंगे तो 224, और बाकी ऊपर का एक 10 बचा हुआ रह जाएगा। ऊपर का 100 नीचे आना चाहिए था, नीचे का 10 ऊपर जाना चाहिए था, कैंसिल आउट होकर के यहाँ 10 बचेगा। और ये चीज 4 टाइम्स का कैंसिल आउट होता दिख रहा है, 1/4। तो अपने कैलकुलेशन में 1/4 का मतलब हो गया 0.25, और 10 से डिवाइड कर मतलब 0.025 मोल्स चाहिए अपने को। मतलब नंबर ऑफ मोल्स CO2 का रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.025 मोल्स है। इक्वेशन बैलेंस अपने पास एक मोल बना रहा। तो हम लोग का मान लो x मोल लेते तो यहाँ x मोल का फॉर्मेशन होता। चाहिए कितना मोल? 0.025। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि रिक्वायर्ड होगा हम लोगों के 0.025 मोल्स के फॉर्मेशन के लिए, वो 0.025 के बराबर ही होगा। और 0.025 वाले पार्ट से जब हम लोग मास निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट वाले पार्ट को निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को आराम से मोलर मास 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोलर मास 100 आएगा, कैल्शियम वाले पार्ट का 40, कार्बन वाले पार्ट का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 मतलब 48। यहाँ से आंसर 100 होना चाहिए। तो 0.025 इंटू 100 मतलब 2.5 ग्राम उतना आंसर निकल के आना चाहिए। पर अच्छा सॉरी, इसमें एक और भी चीज मेंशन किया है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम हैविंग परसेंटेज प्योरिटी 50%। ऐसा एक सवाल कराया था तुम लोग क्लास में। परसेंटेज प्योरिटी 50% है, मतलब जितना सामान लेके चलेंगे उससे जो आउटपुट निकलना चाहिए वो बेसिकली 50% हो गया। अगर हम लोग के 10 ग्राम से मान लेते हैं कि CO2 वाला पार्ट 5 ग्राम निकलेगा, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये परसेंटेज प्योरिटी 50% है, मतलब इफेक्टिवली इसका 5 ही ग्राम काम का है। तो अगर हम लोग को 10 ग्राम में से 5 ग्राम मिल के आ रहा, लेकिन हम लोग 10 ग्राम प्योर लेके चलते तब 5 ग्राम कैल्शियम CO2 वाला पार्ट निकल के आता। 10 ग्राम प्योर अगर रहता तब 5 ग्राम हम लोग के पास CO2 आता। तो हम लोग के 10 ग्राम में 5 ग्राम तो इम्प्योरिटी है केवल, वो अपने काम का नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग टोटल 20 ग्राम्स लेके चलते तो 20 ग्राम का 50% मतलब 10 ग्राम अपने को प्योर सब्सटेंस मिलता, और उससे हम लोग 5 ग्राम पे मूव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल थियोरेटिकल कैलकुलेशन करते तो 2.5 ग्राम में हम लोगों को आराम से वॉल्यूम 0.56 लीटर निकल के आता। लेकिन परसेंटेज प्योरिटी 50% है, इसका मतलब जितना अमाउंट हम लोग का रिक्वायर्ड है एक नॉर्मल थियोरेटिकल कैलकुलेशन, आइडियल कैलकुलेशन में, उसका जस्ट डबल रिक्वायर्ड होगा, मतलब 5 ग्राम के बराबर वैल्यू रिक्वायर्ड होगा। उस 5 ग्राम में 2.5 अपने काम का होगा, 2.5 इम्प्योरिटी के जैसे साइड में हट जाएगा, और उस 2.5 ग्राम वाले पार्ट से हम लोग आराम से रिएक्शन में 0.56 लीटर या 0.56 ml दे रखा था, लीटर दे रखा था, लीटर 0.56 लीटर CO2 का फॉर्मेशन करा सकते हैं। आंसर 5 ग्राम होना चाहिए। क्या दिया आंसर इसका विवेक? देख। चलो ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को टेस्ट के पेपर में? जल्दी बोलो, पेपर में और भी कोई डाउट है किसी को? सर कितना आंसर बोले? 5 ग्राम। यस सर, ठीक। ठीक। संचिता तुमको आवाज आ रहा है? संचिता, यार आज लोगों का नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, बहुत आंधी तूफान आया है आज शाम में। तो चलो एक काम करते हैं, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और क्योंकि नेट का डिस्कनेक्शन रहेगा लोगों का, उसको आज कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे एक बार बस हम छोटा सा पार्ट देख लेते हैं, शायद से हमको जहाँ तक ध्यान है कोवेलेंसी वाला पार्ट डिस्कस किए थे हम लोग। और उस कोवेलेंसी वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोग ये चीज मेंशन किए थे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, ठीक है।
और उसका बेसिक मतलब बता दिया था तुम लोग को, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नॉर्मली क्या होना चाहिए। इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। चलो ठीक है, ध्यान दो। जैसे अगर मान लो हम लोग के पास ऐसा मेंशन कर रखा, एक मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे मान लो हम लोग के पास ऐसा डिस्कशन कर रखा है कि हम लोग को कोवेलेंसी वाले पार्ट को निकालना है। तो हम लोग जो पहला डिफिनेशन था लास्ट क्लास में मेंशन किया था, पहला डिफिनेशन, कि हम लोग बेसिकली किसी भी एक एलिमेंट को अगर कंसिडर कर रहे हैं कोवेलेंसी वाले पार्ट में, तो उसमें हम ऐसा बोल रहे हैं, डिफिनेशन दिखाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोगों का वो एलिमेंट कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। कोवेलेंसी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल। एक गिवन कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम, एक पार्टिकुलर एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। ये एक सिंपल सा टर्म है जो हम लोग को नॉर्मली फिगर आउट करना होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करें कोवेलेंसी वाले पार्ट का, तो जैसे हम लोग चाहे तो इस एलिमेंट के लिए कोवेलेंसी डिस्कशन कर सकते हैं। एग्जांपल वाले पार्ट में अगर कोवेलेंसी का डिस्कशन करें तो जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोगों के पास कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 4 हाइड्रोजन्स हैं। मीथेन का मॉलिक्यूल है, सबको स्ट्रक्चर मालूम होता है। तो इस केस में कार्बन वाला पार्ट टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, 4 हाइड्रोजन्स के साथ, सबके साथ एक एक बॉन्ड बना रखा, टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा, मतलब कार्बन का कोवेलेंसी 4 बोल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को कंसिडर करें तो हाइड्रोजन वाला पार्ट, एक हाइड्रोजन केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, 4 हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता है कोवेलेंसी में। हमेशा कोवेलेंसी में हम लोग एक एटम का कोवेलेंसी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो कार्बन एलिमेंट के एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहे थे, उसका कोवेलेंसी 4 है। और हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे, सॉरी 4 एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी एक एटम में एक ही बॉन्ड दिख रहा, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 1 के बराबर बोल सकते हैं। मान लो अगर हम लोग ये एग्जांपल लेके चले C2H4, तो C2H4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अल्कीन वाला पार्ट। इस केस में हम लोग के पास 2 कार्बन है, तो कोई भी एक कार्बन की बात करते हैं, C1 कार्बन की बात करते हैं। तो C1 वाला पार्ट कितना बॉन्ड बना रखा, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, तो कोवेलेंसी 4। अगर C2 की बात करें तो C2 वाला पार्ट भी 4 बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंसी 4। हाइड्रोजन की बात करें तो कोई भी हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रखा होगा, इसका मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 1 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। मान लो हम लोग H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप और दूसरा OH ग्रुप, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है। पूरे एलिमेंट के अंदर, मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर एक ही सल्फर है, और सल्फर वाला पार्ट कितना बॉन्ड बनाया है, तो एक जगह डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो 2, 3, 4, 5, 6, टोटल मिला के 6 बॉन्ड्स बना रखा है। सल्फर का कोवेलेंसी 6 के बराबर बोल सकते हैं। ऑक्सीजन 2 तरह का दिख रहा है यहाँ पे, एक तो ये ऑक्सीजन दिख रहा जो डबल बॉन्ड के साथ है, और दूसरा एक ये ऑक्सीजन दिख रहा है जो OH के फॉर्मेट में है। तो इसको 2 कर देते हैं और ऊपर वाले पार्ट को 1 कर देते हैं। अगर O1 वाले पार्ट में कोवेलेंसी की बात करें हम लोग, तो O1 वाले पार्ट में जो ऑक्सीजन है वो सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बना के अटैच्ड है। यहाँ पे सल्फर वाले पार्ट के साथ 2 बॉन्ड है, इसका मतलब कोवेलेंसी 2 के बराबर बोल सकते हैं। अगर O2 लेके चले तो O2 वाले पार्ट में हम लोग के पास ऑक्सीजन अभी भी 2 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक सल्फर के साथ, मतलब कोवेलेंसी 2 के बराबर होगा। और दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन ले लो, एक बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी 1 के बराबर है। तो एक तो ये तरीका है जहां पे हम लोग कोवेलेंसी डिफाइन कर सकते हैं आराम से एलिमेंट का। एक एलिमेंट एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर, कोई भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का एक एटम एक गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रखा है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। ये एक सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है जो अपने को मालूम होना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है बट मालूम होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन के एप्लीकेशन में इस चीज को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर पाएंगे। नोट कर लो पहले इस एग्जांपल्स को।
ये तो सबसे बेसिक कंसेप्ट का डेफिनेशन है अपना कि मतलब कोई एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है। लेकिन जो मेन पार्ट है हम लोग के ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका क्या सेंस होता है, इस चीज का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे अभी। तो इसके बाद वाले पार्ट में, अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो बता देना, बट इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग एलिमेंट्स का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग बोरोन की बात करें, क्योंकि हम लोग का सबसे पहला लेक्चर ऑफ डिस्कशन यही होता है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन बनाता है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल नॉन मेटल्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स में बोरोन फैमिली से हम लोग सब कुछ शुरू करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके नीचे के ग्रुप वाले पार्ट। मतलब बेसिकली हम लोग ऐसा ले सकते हैं, बोरोन वाला पार्ट हो गया, कार्बन वाले पार्ट का ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन फैमिली हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, हेलोजन फैमिली हो गया, और बोरोन वाले पार्ट के नीचे एल्युमिनियम को कंसिडर कर सकते हैं ऑल्दो, बट वो ज्यादा काम का नहीं होता। कार्बन के नीचे सिलिकॉन को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट क्योंकि वो मेटलॉइड के नेचर में आता है तो उसको भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन वाले पार्ट के नीचे फॉस्फोरस, ये डिस्कशन करने का पार्ट होता है, उसके नीचे जाने पे फिर से हम लोग का ये मेटलॉइड वाला पार्ट शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर तक डिस्कशन किया जा सकता है नॉर्मली, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम सब सिमिलर टाइप का होता है, बट डिस्कशन नॉर्मली हम लोग सल्फर तक का करेंगे। फ्लोरीन वाले ग्रुप में, मतलब हेलोजेंस में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों का डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग नोबल गैसेस का भी डिस्कशन करेंगे। नियोन, हीलियम के नीचे नियोन के फिर बाद आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस टाइप की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल हम लोग नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन होता है कि जेनॉन क्रिप्टन होता है, जेनॉन वाला पार्ट नीचे होता है, ठीक है। हम लोग इन तीनों एलिमेंट्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल नोबल गैसेस वाले पार्ट में इस जेनॉन वाले एलिमेंट की बात करेंगे। तो ये सब एलिमेंट्स होंगे जिसको हम लोग सेकेंड वाले डेफिनेशन के ऊपर पुटअप करेंगे। हमेशा वर्टिकल लाइन के हिसाब से ध्यान रखना। बोरोन के नीचे एल्युमिनियम, गैलियम, गैलियम तो बिल्कुल काम का नहीं होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी आ जाता है। एल्युमिनियम थोड़ा बहुत होगा। कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इन एलिमेंट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ऊपर के दो एलिमेंट से सारा डिस्कशन कर पाएंगे। जो कंसेप्ट बताया था कोवेलेंसी में कि हम लोग के कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कितने एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, उसका मतलब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को कैसे डाल सकते हैं, इस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और उस डिस्कशन वाले पार्ट पे हम लोग सिंपली इस तरीके से बात करेंगे, जैसे मान लो बोरोन वाला पार्ट है, तो बोरोन वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पार्ट को लिखने का तरीका होता है, क्योंकि बोरोन वाले पार्ट में टोटल मिला करके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गया 5 के बराबर। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे पहला चीज। 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन कवर हो चुका, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2p वाले पार्ट में हम लोग का 5वां इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल मिला के 5 ही तो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे। तो 1s2, 2s2, 2p1, ये अपना हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो हम लोग हमेशा से मेंशन करते आ रहे हैं। तो उसी चीज को 9th क्लास में K11 के फॉर्म में देखा था, 2, 8, 18 टाइप से। इसी चीज को 11th क्लास में हम लोग SPDF के फॉर्मेट में देखना शुरू करते हैं। तो इस केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला पार्ट है उसमें 1s2, 2s2, 2p1 आराम से मेंशन कर सकते हैं। जब भी कभी हम लोग किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उस कन्फिग्रेशन वाले पार्ट को हमेशा हम लोग ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बोला करते हैं। सवाल में ऐसा ही पूछा जा सकता है, राइट द ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन। तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हो गया। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में हम लोग अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना शुरू करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी अंदर नहीं मिलेगा, हमेशा केवल वैलेंस शेल में मिलेगा। और वैलेंस शेल का मतलब होता है ये हाईएस्ट वैल्यू जो हम लोग को मिल रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो इस चीज को, या शेल नंबर बोलो। 1s वाले पार्ट में शेल नंबर 1 है, 2s में शेल नंबर 2, 2p में भी शेल नंबर 2। तो एल शेल हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो हाईएस्ट नंबर दिख रहा अपने को 2 वाला पार्ट, ये अपना वैलेंस शेल वाला पार्ट हो गया, ऐसा मेंशन कर दिया। और अपने वैलेंस शेल वाले पार्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स 3 दिखाई दे रहे हैं, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है
कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डिंग में रोल नहीं रखा जाता है। पुराने जितने भी कंसेप्ट आए थे, शुरुआत में जितने भी कंसेप्ट आए, उन सारे के सारे कंसेप्ट में केवल वैलेंस शेल से मतलब रखा गया, अंदर के इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं रखा गया। इसका मतलब यहाँ से पहले वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रहा। तो हम लोग इस चीज को छोड़ सकते हैं। ऑल्दो हम उसका डायग्राम मेंशन कर रहे हैं कि 1s वाले पार्ट में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को अपोजिट स्पिन के साथ ऐसा 1s2 मेंशन कर दिया। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, और 2s के एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। और इस 2p वाले पार्ट में जो सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स में एक को हम लोग px बोलेंगे, एक को py बोलेंगे, एक को pz बोलेंगे। ये नॉर्मली लिखने का तरीका होता है, ये चीज मालूम हो जाता है अपने को। और इसमें हम लोग को एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी रख सकते हैं, 3 बॉक्सेस हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, एक जेड में, कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन रखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इलेक्ट्रॉन एक रख दिया, बस रखने के लिए रख दिया। तो इस केस में हम लोग का जो ये अंदर का शेल है, इस अंदर के शेल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं रहेगा। अंदर का शेल मतलब ये 1s2, इस पार्टिकुलर पार्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। केवल हम लोग को वैलेंस शेल से मतलब रखना है, मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यू वाला पार्ट है इससे मतलब रखना है। अब इस केस में जब हम लोग ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट के 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन था, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हम लोग का दूसरा डेफिनेशन था, वो दूसरा डेफिनेशन हम दिखा रहे थे तुम लोगों को, ये चीज, it is equal to the number of unpaired electrons present in the number of unpaired electrons present in the ground state और excited state configuration। किसी भी एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन या एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हम लोग का कोवेलेंसी। तो हम लोग के इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब हम लोग कोवेलेंसी वाले पार्ट को डिफाइन करना शुरू करें, तो उस कोवेलेंसी के डिफिनेशन वाले पार्ट में आराम से हम लोग को ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन में जो हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है केवल एक दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम लोग आराम से बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 1 के बराबर है। हम लोग का कोवेलेंसी वाला पार्ट भी आराम से 1 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। पहला चीज, अभी इस चीज को नोट डाउन मत करो, अभी बस समझते जाओ। बट इसमें हम लोग जब एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इस एक चीज की बात करते हैं। जब भी कभी एक एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसके बॉन्ड बनाते वक्त कभी भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को छोड़ के दूसरे जगह जंप नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि n=2, मतलब हम लोग का जो एल शेल है, उस एल शेल का एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट n=3 में जंप करके चला जाए। ऐसा नहीं होगा। मतलब हम लोग का अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन है तो के में ही इधर उधर जा सकता है। अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन है तो एल शेल में इधर उधर जहां भी जाना है जा सकता है। अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन है तो एम शेल के अंदर जहां जाना है जा सकता है, लेकिन एल वाला पार्ट एम में नहीं जाएगा अगर हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो हम लोग का n=1 होगा उसका इलेक्ट्रॉन 1 में ही रहेगा। n=2 वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते टाइम n=2 में ही रहेगा। n=3 का इलेक्ट्रॉन n=3 में ही रहेगा, भले ही n=3 में वो 2s में रहे कि 2p में रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=2 चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो कि हम लोग के पास एक्साइटेड स्टेट में जाने का कंडीशन है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाते वक्त नॉर्मली हम लोग को एक छोटा सा काम करना होता है। हम लोगों का जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, उस पेयर को ब्रेक करना होता है हम लोगों को। जैसे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिख रहा है, बट यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है। वो जो पेयर वाला पार्ट उसको हम लोग ब्रेक करके सेपरेट करेंगे, और उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में डाल देंगे। क्योंकि 2s का एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू 2p, तो हम लोग 2s के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को उठा के हायर एनर्जी में स्टेट में डाल दिए, मतलब एक्साइटेड स्टेट में डाल दिए। तो इस केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, जब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर चला गया, तो 1s वाला पार्ट जैसा था वैसे ही रह गया। 1s पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैलेंस शेल वैसे भी नहीं है। 2s वाले पार्ट में से हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, और हम लोग का जो 2p वाला पार्ट है, उस 2p वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन नीचे से उठ करके ऊपर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मेंशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग का ये जो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन, इसको लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, और यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन।
इस एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में टोटल हम लोग के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 3 के बराबर आराम से बोल सकते हैं। तो बोरोन वाले पार्ट में 1 भी कोवेलेंसी हो सकता है और 3 भी कोवेलेंसी हो सकता है। 1 ग्राउंड स्टेट में होगा और 3 एक्साइटेड स्टेट में जाके होगा। ये हम लोग बोरोन के कोवेलेंसी को मेंशन आराम से कर सकते हैं। पहले इस बोरोन वाले पार्ट को नोट डाउन करो, इसके बाद फिर हम लोग 3 4 5 एलिमेंट एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद तुमको चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। नोट करो इस चीज को, अभी केवल नोट करो, इसको समझने की कोशिश मत करना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, ये चीज ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया। पहले सुनते जाओ सारी चीजों को, फिर एक ही बार सारा डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। अंशिका, तुम्हारा कल पहला टेस्ट था ना? अंशिका, यस सर। मजा आया टेस्ट देके? हाँ भाई बताओ, मजा आया? बोल ही नहीं रही। सर बोल रहे हैं। अच्छा, मजा आया टेस्ट देके? हाँ हाँ आया। चलो ठीक है। जिंदगी में मोह माया से ऊपर उठ जाओ, बोर्ड का एग्जाम नहीं रह गया है अब ये। अगर 106 मार्क्स है तो 33% से एबव है, इनफैक्ट 35% के अराउंड है। 35% में IIT JEE क्लियर हो जाता है। इसी परसेंटेज को बढ़ा के रखना पड़ेगा। अगर सोच के चलेंगे कि 10th क्लास के जैसा मेरा परसेंटेज यहाँ पे 90% 95% रहे, नहीं होता है ऐसा। हाँ ये है, किसी एग्जाम में ज्यादा बढ़ेगा, किसी एग्जाम में कम होगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग जब चलेगा ना तो इसमें बहुत नंबर आएगा, भर भर के नंबर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बशर्ते कि क्वेश्चन एक बार ढंग से प्रैक्टिस किया हो, बस एक ही बार क्वेश्चन ढंग से प्रैक्टिस किया, क्योंकि याद रखने वाली चीजें हैं। लेकिन कभी भारी टॉपिक आएगा नंबर कम होगा, कभी हल्का टॉपिक आएगा नंबर बढ़ेगा। ट्राई करना होता है जितना मैक्सिमम नंबर हम लोग ऑप्टिमाइज करके ले आए। अभी सीखने को मिलेगा, अभी बहुत सारा। अभी तो तुम लोग का टेस्ट हुआ कहाँ है? एक एडवांस का पेपर लेंगे तब मजा आएगा तुम लोग की जिंदगी में कि एडवांस का पेपर क्या होता है। तब उस दिन सब बाप बाप करेगा कि अरे भाई अब नहीं हो पाएगा। सब सब मुंह माया में पड़ गए हम लोग। छोड़ो ये सब चीज, चलो इंग्लिश ऑनर्स कर लेते, ज्यादा बेटर है। KVPY के बारे में बताइए ना थोड़ा। KVPY के बारे में बताना क्या है तुम लोगों को? एग्जाम है, तैयारी करो दो। KVPY तो में उसमें सर 11th और 12th का सेम पेपर होता है, कॉमन पेपर। और प्रॉब्लम क्या होता है कि उसी पेपर में सिलेक्शन होना है सबका। मतलब एक ही पेपर, जैसे ओलंपियाड का पेपर होता है ना कि ओलंपियाड में 8 9 10 11 12 सब बैठ सकते हो, तो KPY में 11 12 का कॉमन पेपर। हाँ, 11th वाले में कॉमन पेपर चलता है। 11 12 का पूरा सिलेबस आएगा, मतलब केवल 11th का पढ़ के जाएंगे तो भी चांसेस नहीं होते हैं सिलेक्शन का। तो नॉर्मली एक बार एग्जाम में देके देखो, ताकि रियलाइज हो कि बिना पढ़े हुए अगर एग्जाम में जाते हैं तो कितना मार्क्स आ सकता है। मतलब बिना पढ़े, मतलब 100% बिना पढ़े हुए जितना टॉपिक आता है केवल उतना ही पढ़ के जाके एग्जाम दे तो कितना नंबर आ सकता है। उससे एक चीज बड़ा अच्छा रियलाइज होता है कि कम पढ़ने से भी अच्छा नंबर लाया जा सकता है। लोगों को लगता है हम जितना ज्यादा पढ़ ले उतना ज्यादा नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें अपने बस की नहीं होती, उसको छोड़ करके ही पढ़ना होता है। हम आने की क्लिप हम छोड़े थे, हम कल पता नहीं किससे बात कर रहे थे, तो उसको बोले कि हम लाइफ में दो ही चीज गूगल किए पढ़ाई लिखाई को लेकर के। एक आईने की इक्विलिब्रियम वाला पार्ट गूगल किए थे, क्योंकि हम आईने के अपने टाइम पे पढ़े नहीं थे, तो और हम सुने थे ऐसा कि बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। तो हम सोचे कि यार कैसे पढ़े क्या पढ़े, हम सब चीज को लेकर के गूगल किए थे।
तो उसमें एक हमको अच्छा वेबसाइट मिल गया था, उसको पढ़ के लाया कि यार इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम मेरे हिसाब से वन ऑफ द सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। पूरा दुनिया बोलता है भारी है, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इससे आसान कुछ हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स भारी है बट आयनिक इक्विलिब्रियम भारी नहीं, लोग उसको पता नहीं क्यों भारी बोलते हैं, हमको नहीं समझ में आया। एक उस टॉपिक के लिए हम गूगल किए थे। दूसरा एक पार्टिकुलर कंसेप्ट होता है आइसोमेरिज्म में, उस पार्टिकुलर कंसेप्ट में कहीं कुछ किसी बुक में दिया ही नहीं है, उस एक क्वेश्चन के लिए हम गूगल किए थे कि इसमें क्या है, और गूगल में हर जगह आंसर गलत दे रखा है। ये बड़ा दिक्कत वाली चीज है। और तुम लोगों को जैसे उसमें है ना कि हम अपने टाइम पे आयनिक नहीं पढ़े और उसके बिना एग्जाम देने गए, तो भी मेरा नंबर ठीक आया, क्योंकि एक टॉपिक कम पढ़ेंगे तो बाकी टॉपिक ज्यादा अच्छे से तैयारी करके दे पाएंगे यार। ये चीज तुमको केवीपीआई का एग्जाम देकर रियलाइज होगा कि तुम लोग का 11-12 के साथ कॉमन पेपर है, और उस पेपर में बिना पढ़े हुए 50% सिलेबस नहीं, 12 का 50% सिलेबस और 11th का भी पूरा सिलेबस थोड़े ना पढ़ पाएंगे नवंबर में एग्जाम अगर होता है तो 11th क्लास का ओवरऑल मिला करके सिलेबस का अगर हम 30 से 40% सिलेबस पढ़ के एग्जाम दे, तब मेरा कैसा स्कोर आ सकता है। तब तुमको नेशनल लेवल पे एक छोटा सा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा। अच्छा, नेशनल लेवल पे इस तरीके से कंपटीशन होता है, उसमें तुम्हारा बायोलॉजी भी रहता है, ये और हेडेक है। ये बायोलॉजी का भी तुमको क्वेश्चन मालूम होना चाहिए। मतलब बायोलॉजी तुम्हारा भले ही सब्जेक्ट ना हो, लेकिन तुम्हारा पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, तो उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन भी पढ़ के जाने होते हैं। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो करना ही करना है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है 11th वालों के लिए। जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10 से 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चीज आसान है, बट तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक फीलिंग जो होता है ना कि नेशनल लेवल के एग्जाम में कितना सीरियसनेस चाहिए, एक बार वो फीलिंग अगर ग्रैब कर लिए तो तुमको पता चल जाए कि इस सीरियसनेस के हिसाब से ही हमको तैयारी करना है, तो अपने एग्जाम में भी उस तरह का सीरियसनेस फॉलो कर पाएंगे, तब मजा आना शुरू होता है पढ़ाई करने में। इसलिए आराम से उसका फॉर्म बना, बहुत ही सस्ता फॉर्म है। स्कॉलरशिप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली अगर केवीपीआई में स्कॉलरशिप मिलता है तो डायरेक्टली शायद से इसरो में तुम लोग का एडमिशन हो सकता है, इस तरह का कुछ होता है। और फेलोशिप प्रोग्राम तो है ही, तुमको स्कॉलरशिप में पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा चीज है, ट्राई करके देखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये चीज है कि उसके लिए तैयारी मत करने लग जाना कि हम उसी का तैयारी करते रह गए, ये गलत कंसेप्ट होगा। हम नॉर्मल पढ़ते जा रहे हैं, और जब एग्जाम आएगा तो हम अच्छे से तैयारी करके, जितना पढ़े हैं उतने के हिसाब से तैयारी करके एग्जाम देने की कोशिश करेंगे, तभी भी नंबर ठीक ठीक आ सकता है। चलो भाई, बोरोन वाले पार्ट के बाद हम लोग अगला एलिमेंट डिस्कस करते हैं, कार्बन। कार्बन वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करना शुरू करेंगे तो कार्बन वाले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला पार्ट 6 के बराबर होता है। अगर 6 के बराबर इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। और वापस से अगर कंसिडर करें तो हम लोग को दिख रहा है कि n=2, ये 2 वाला पार्ट ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है अपने पास, मतलब ये चीज अपना वैलेंस शेल हो गया। तो एक चीज तो मालूम पड़ गया कि वैलेंस शेल वाले पार्ट n=2 को मेंशन कर रहे हैं, तो इसको हम अब मेंशन भी नहीं कर, उस चीज को छोड़ देते हैं। तो हम लोगों के ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन वाले पार्ट में हम लोग का 1s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2s वाले पार्ट में हम लोग के पास वापस से 2 इलेक्ट्रॉन था, और 2p वाले पार्ट में इस बार हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि 3 जगह खाली है तो 3 जगह में से हम लोग पहले सारे डब्बे में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरा करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेयरिंग करते हैं हमेशा। तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रखा, इस चीज को ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन बोले। और ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो इसमें टोटल मिला के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी सारा तो पेयर है। पेयर मतलब 2-2 कॉमन पेयर के फॉर्म में चल रहा है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंसी 2 के बराबर ले सकते हैं। बट इस केस में हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ से एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में जाएंगे। अंदर वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं होगा, केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं। तो वैलेंस शेल में 2s में एक पेयर एग्जिस्ट कर रहा और बाहर एक जगह खाली है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके इस खाली जगह में डाला जा सकता है। तो उसके वजह से अपने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जैसे था वैसे ही रह जाएगा। अपने 2s वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, जैसे था एग्जैक्टली वैसे ही रह, सॉरी उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। और अपने 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उठ करके आ गया, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एड अप कर सकते हैं। इस केस में टोटल अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हम लोग को। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 4 कोवेलेंसी आराम से मेंशन कर सकते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 टेट्रावैलेंसी यहीं से मेंशन किया जा सकता है। कार्बन 2 भी टेट्रावैलेंसी शो करता है, कार्बन 4 भी टेट्रावैलेंसी शो करता है। ये 2 वाला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में आएगा, हम केवल ये नाम मेंशन कर रहे हैं। ये कार्बन वाला पार्ट 2 कोवेलेंसी
कार्बीन में शो करता है। कार्बीन का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है CCl2। इस स्ट्रक्चर को कार्बीन बोला जाता है, जिसमें कार्बन वाले पार्ट दो क्लोरीन के साथ डाल दिए, इसको डाई क्लोरोकार्बीन बोलते हैं। अगर फ्लोरीन होता तो डाई फ्लोरोकार्बीन बोलते हैं, बट कार्बन दो ही बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जहां कार्बन दो बॉन्ड बनाता है, बट जनरली 4 कोवेलेंसी होता है। बट ये पार्ट भी थोड़ा ध्यान रखना, कार्बन 2 और 4 दोनों कोवेलेंसी शो कर सकता है। नोट कर लो इस चीज को। अभी कोई डाउट नहीं पूछेगा, डाउट एक ही बार जिसको जो पूछना होगा आराम से पूछ लेगा। पहले बस सीखो कि कोवेलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे बना सकते हैं, ये चीज को बस सीखना है। और एलिमेंट वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही कोवेलेंसी शो करेगा। 2 और 4 दोनों शो कर दिया, तो अलग अलग कोवेलेंसीज पॉसिबल हो सकते हैं। कार्बन के बाद तीसरा एलिमेंट हम लोग नाइट्रोजन डिस्कस कर सकते हैं आराम से। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे, फ्लोरीन डिस्कस करेंगे, फिर सल्फर डिस्कशन करेंगे, हेलोजन में कोई एक हेलोजन डिस्कस करेंगे, और बाकी एलिमेंट्स को हम तुमको कैलकुलेट करने बोलेंगे। नोट कर लिया जी। चलो, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे आते हैं। नाइट्रोजन वाले पार्ट में एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। और वैलेंस शेल अभी भी n इक्वल टू 2 सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, तो n इक्वल टू 2 वैलेंस शेल वाला पार्ट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यही अपना वैलेंस शेल है। 1s वाले पार्ट में अपने पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जो अपने काम का वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग हमेशा वैलेंस शेल को यूज करेंगे। उसके पीछे भी रीजन है, आगे बात करेंगे हम लोग। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी मेंशन कर दिया। और उसके बाद 2p वाले पार्ट में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 2p में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग तीनों ही बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आराम से रख सकते हैं। बेसिकली तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो अपने ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन वाले पार्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कोवेलेंसी आराम से 3 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर मान लो एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में जाना है, तो एक चीज मेंशन कर दिया मैंने कि वैलेंस शेल के अंदर ही रहना है अपने को। अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों के एसपीडीएफ सबशेल्स में या एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स में n इक्वल टू 1 में केवल 1s एग्जिस्ट करता है। इसमें 1p 1d 1f एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब 1p जैसा कोई चीज नहीं होता, 1d जैसा कोई चीज नहीं होता, 1f जैसा कोई चीज नहीं होता। n इक्वल टू 2 लेके चले तो इसमें 2s एग्जिस्ट करता है, 2p एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2d और 2f वाला पार्ट जैसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। n इक्वल टू 3 अगर लेके चलते तब उस केस में 3s 3p और 3d एग्जिस्ट करता, 3f एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो n इक्वल टू 2 में इन दोनों के अलावा कोई और जगह नहीं है, 2s और 2p के अलावा कोई जगह नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं जाना भी है तो यहीं जाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो हम लोग एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में नाइट्रोजन को लेके जाना चाह रहे हैं, तो अंदर का एक इलेक्ट्रॉन उठा करके अगर ऊपर डाल भी दे तो इससे होगा क्या कि अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर डाले तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ से आ गया। तो इसका मतलब हम लोग के एक पेयर वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल 3 था, तो कोवेलेंसी 3 था। अभी भी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 3 के ही बराबर है।
तो कोवेलेंसी वाला पार्ट 3 रह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में चले भी जाते हैं तो भी कोवेलेंसी वाला पार्ट चेंज नहीं हो रहा, कोवेलेंसी 3 के बराबर ही रह रहा है। तो ग्राउंड स्टेट हो या एक्साइटेड स्टेट हो, नाइट्रोजन में कोवेलेंसी 3 होता है, मतलब नाइट्रोजन कभी भी 3 के अलावा कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा अगर न्यूट्रल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन का कोवेलेंसी फिक्स है कि 3 ही होना है। नोट डाउन कर लो इस चीज को। सर एक इलेक्ट्रॉन और को हम लोग 3s में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते हैं? अब ये क्यों नहीं करते, इसके पीछे मेरे पास कोई ज्यादा रीजन नहीं है, लेकिन नहीं किया जाता है, थ्योरेटिकली ऐसा बोला गया है। तो हम क्यों का जवाब नहीं दे सकते। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से जो भी हम लोगों का आउटपुट आया, उन आउटपुट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एक थ्योरी डिफाइन कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास जैसे डाउट है ना कि n=3 में क्यों नहीं डाल रहे, 3s में डालने में क्या तकलीफ है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो इसके वजह से वो कंसेप्ट को चेंज किया जा रहा है टाइम के साथ। तो आगे जाने के बाद कंसेप्ट चेंज होगा ही होगा। लेकिन ठीक है, मतलब अगर हम बात मान ले कि ठीक है बोर्स मॉडल वाले पार्ट में K11 शेल होता है, n=1 2 3 4 होता है बोर्स मॉडल में, तो ठीक है बोर्स मॉडल हाइड्रोजन तक सही था, मान लिए। लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि नहीं गलती है, तो नया कॉन्सेप्ट मानने लग गए। बट बोर्स मॉडल भी मानते चल रहे हैं, एक पार्टिकुलर केस के लिए बोर्स मॉडल मान रहे हैं, आगे के लिए बोर्स मॉडल के अलावा कुछ नया चीज मान रहे हैं। तो अभी तक के लिए हम लोग ये चीज मानेंगे। क्यों का जवाब आगे जाके डिस्कशन होगा। जैसे क्यों, तुम्हारा जो जवाब है सबका क्वेश्चन होगा कि यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं जा रहा। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इसलिए नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन को दूर करने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। क्यों का जवाब नहीं दे सकते यहाँ पे, ये तुमको मानना पड़ेगा कि ऐसा ही कर रहे हैं हम लोग, या ऐसा थ्योरी बनाया गया है कि ऐसा होता है। जैसे तुम बोल सकते हैं कि सर हाइड्रोजन एटम में सर्कुलर ऑर्बिटल क्यों माने, हम एलिप्स के जैसा ऑर्बिटल क्यों नहीं माने। तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो बोला गया कि यही होता है, तो ऐसा मानते हुए चल रहा है कि इस कंसेप्ट में ऐसा ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजन वाले पार्ट के बाद फिर हम लोग ऑक्सीजन का नंबर ले सकते हैं। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब अपने 1s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसा मेंशन कर दिया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मेंशन कर दिया, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तो सब में, सारे डब्बे में या सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि 2p वाले पार्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे हम लोग पेयर बना सकते हैं। किसी भी एक जगह मतलब यहाँ भी रहेगा पेयर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन कन्वेंशन वाइज हम लोग शुरू से ही काम करते हैं लेफ्ट से राइट, तो इसलिए पहले वाले में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो इस ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोवेलेंसी 2 के बराबर ले सकते हैं। और एक चीज सोच के देखो, n=2 में अब कोई खाली जगह नहीं है, तो एक पेयर को ब्रेक करके ऊपर डालेंगे, तो एक पेयर ब्रेक होगा, दूसरा पेयर बन जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है अपने को, हम लोग का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सही रहेगा। तो यहाँ से अगर एक्साइटेड स्टेट में चले भी जाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, हम लोग का कोवेलेंसी वाला पार्ट 2 के बराबर रहेगा। तो हम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बना भी नहीं रहे। अब नोट कर लो इस चीज को। अब शायद तुम लोगों को पैटर्न समझ में आने लग गया होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्टली काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन वाले पार्ट को मेंशन कर रहे हैं। सर तू ऑक्सीजन भी सिर्फ 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? हाँ, देखा है ना, हमेशा ऑक्सीजन वाला पार्ट हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, नहीं तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है क्या न्यूट्रल ऑक्सीजन? बोलो, बनाता है कहीं? पता नहीं सर, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। अरे ऐसा भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई थ्योरी है जो फिक्स है, वो एक्सेप्शन नहीं है। इन जनरल हमेशा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही आता है। चलो फ्लोरीन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर वाला पार्ट 9, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, 1s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p वाले पार्ट में 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो टोटल 9 हो गया। वैलेंस शेल यही रहा। अब केवल हम यही का डायग्राम बना रहे हैं। 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो 2p में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन पुट किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन पुट किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन पुट किया, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर बनाया, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी पेयर बनाया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट अब यहाँ पे 1 आया है, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 1 के बराबर ले सकते हैं। और नीचे के इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर डालेंगे तो एक पेयर हटेगा, एक पेयर ब्रेक होगा, बट दूसरा पेयर बन जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक तरफ से बन रहा है, एक तरफ से खत्म हो रहा है, मतलब अपने काम का नहीं है। एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 1 आराम से मेंशन कर सकता है, नोट कर लो। मेन पार्ट ऑफ डिस्कशन इसके बाद शुरू होगा, मतलब इसके बाद जब हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करते हैं तब उस केस में हम लोगों का सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट शुरू होता है। जैसे नोबल गैसेस को अभी हम नहीं मेंशन कर रहे हैं, हम नोबल गैसेस की जगह पे किसी दूसरे एलिमेंट्स को भी मेंशन कर रहे हैं। नोबल गैसेस में हम लोग केवल जेनॉन वाले एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे, ये पहले ही बोला था। मान लो हम लोग सल्फर का डिस्कशन करते हैं, एलिमेंट नंबर 6 में सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर वाला पार्ट में एटॉमिक नंबर होता है 16। अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2, फिर उसके बाद 8, फिर 18, 2 8 18 जो K11 वाला पार्ट होता है, वैसे ही बात कर रहे हैं हम लोग। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3 का नंबर शुरू होगा। तो टोटल यहाँ तक अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। 3s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा 3p वाले पार्ट में टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 4 10 12 16। तो एक चीज सोच के देखो, चलो ठीक है, उस कंपैरिजन को आगे हम लोग मेंशन करेंगे। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट जब 3 वाला पार्ट आया तो 3d भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 3d में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में केवल 3s और 3p तक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके आगे जा नहीं पाता है। तो एक चीज हम लोग रिलेट करके देख सकते हैं। पहला चीज ये कि ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे थे तो उस केस में 1s2 2s2 2p4 आया था। और जब हम लोग सल्फर वाले पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो वैलेंस शेल n इक्वल टू 3 दिख रहा है, पहले 1 फिर 2 और यहाँ 3 वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग का जो वैलेंस शेल वाला पार्ट है वो n इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में वैलेंस शेल जब 2 था तो 2s2 2p4 हुआ, सल्फर वाले पार्ट में 3s2 3p4 हो गया वैलेंस शेल। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है। ऑक्सीजन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर वाला पार्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट। ये 10वीं क्लास से चीज पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन से जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट था तो 2s2 2p4 रहा, सल्फर वाला पार्ट थर्ड पीरियड में गया तो वैलेंस शेल 3s2 3p4 आ गया। तो ऑक्सीजन सल्फर के नीचे जब हम लोग सेलेनियम की बात करेंगे, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल वाले पार्ट में 4s2 4p4 रख सकते हैं आराम से। अगर हम लोग टेल्यूरियम की बात करेंगे तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा आराम से। यहाँ पे वैलेंस शेल में 5s2 5p4 ले सकते हैं। अंदर क्या रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन वैलेंस शेल हम लोग के एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो जैसा कंसिडरेशन एक एलिमेंट के लिए होगा, बाकी के लिए भी कंसिडरेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का हम लोग अटैच करते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के जैसा सल्फर वाले पार्ट को जब हम लोग रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो इस बार अब हम केवल वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करेंगे और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। काम करते हैं, डायग्राम हम रहने देते हैं ताकि अगर कभी नोट्स देखो तो समझ में आए। इस सल्फर वाले पार्ट को फिर से नीचे प्लेस कर रहे हैं हम। सल्फर वाले पार्ट के कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और ये अपना वैलेंस शेल है जिसमें 3d में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वहाँ जीरो लेके चल रहा है। तो ग्राउंड स्टेट में 3D से पहले 4s में जाएगा ना? 4s में गया है क्या इलेक्ट्रॉन? अभी 4 आया है क्या? जरूरत पड़ा है क्या 4 का? वो गया तो 3D में भी नहीं है, पर अगर जाएगा तो पहले 4s में हाँ तो जाएगा। जाएगा तो 4s में जाने का सेंस शेल चेंज करने का सेंस हो गया। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि वैलेंस शेल चेंज नहीं होगा क्योंकि अंदर से एक्साइटेशन हो रहा है। तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला भी था कि अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर खुद से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में जाएगा तब उस केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने वैलेंस शेल को चेंज नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट जब भी जाएगा तो 3D में ही जाएगा, 4s में नहीं जाएगा। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना होता है हम लोग यहाँ पे। अच्छा सर, खुद से इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो सकता है सर? इस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इंटरनल एक्साइटेशन बोलते हैं। जब बॉन्ड बन रहा होता है तो बॉन्ड बनाने के टाइम पे थोड़ा एनर्जी में आना होता है। मतलब जैसे हम लोग मान लो कि मान लो हम लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और हमको नींद आ रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल पुट कर रहा हूँ। चेयर पे बैठे हमको नींद आ रहा है तो हम चेयर पे तो बैठ के सो नहीं पाएंगे अच्छे से, बेड पे जाके सोएंगे।
बट बेड पे जाने के लिए जहाँ पे हमको दिख रहा है कि ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, बेड पे जाने के लिए हमको थोड़ा उठना तो पड़ेगा ना। मतलब हम चेयर पे सो रहे हैं, हम थोड़े स्टेबिलिटी में हैं, बेड पे हम ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ सोएंगे, बट जब हम एक स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट में गए तो उठना तो पड़ेगा ना, अपने आप से तो चले नहीं जाएंगे। तो इसी चीज को इंटरनल एक्साइटेशन बोल दे सकते हैं हम लोग, कि एक मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो स्टेबल है, उसको दूसरे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाना है तो वो खुद का कुछ एनर्जी यूटिलाइज करके, इंटरनल एनर्जी एग्जिस्ट कर सकता है या सराउंडिंग से एनर्जी मिल सकता है, वो खुद का इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज करके पहले खुद को थोड़े अनस्टेबल स्टेट में ले जाएगा, फिर स्टेबिलिटी वाला पार्ट गेन करना शुरू कर लेता है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। इनफैक्ट जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यूज करेंगे, मतलब पढ़ाएंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम में भी डिस्कशन करेंगे, कि जब भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू ही रिएक्शन करते हैं, और वो इमेजिनरी स्टेट में जो एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से काफी हाई होता है। जब तक उस एनर्जी लेवल पे नहीं पहुंचेंगे तब तक रिएक्शन हो नहीं सकता, तो इसलिए इंटरनल एक्साइटेशन वाला सर एक पार्ट बार फिर होता ही से होता बोलिए है। तो सर, ये जो बोले। वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे जब भी कभी एक रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, तो सीधा मान लो इसे प्रोडक्ट नीचे एनर्जी पे, तो सीधा यहाँ से नीचे नहीं चला जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन वाले जो सॉरी रिएक्शन होने के टाइम पे ये रिएक्टेंट वाला पार्ट थोड़ा हाइयर एनर्जी लेवल होते हुए फिर नीचे जाता है। अब जब तक नीचे से इस हाइयर एनर्जी लेवल तक नहीं जा पाए तब तक रिएक्शन नहीं हो सकता। मतलब इतना सफिशिएंट एनर्जी सिस्टम को चाहिए, या केमिकल रिएक्शन जहां हो रहा उस एपरेटस में चाहिए, कि हम लोग का लोअर एनर्जी रिएक्टेंट वाला पार्ट एक इमेजिनरी स्टेट में चला जाए। तो जब यहाँ जाएगा तो उसके बाद और लोअर एनर्जी पे मूव कर सकता है, उस चीज को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। इस तरह का कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जो बोला ना इंटरनल एक्साइटेशन क्यों कराएगा, तो एक तरीके से समझो कि ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए थोड़ा अनस्टेबिलिटी में जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए एक्साइटेशन हो रहा है। तो ये जो इंटरनल एक्साइटेशन है ये हमेशा ध्यान रखना होगा अपने को, वैलेंस शेल चेंज नहीं करेगा, वैलेंस शेल एग्जैक्टली सेम रहना है। तो इस केस में अगर हम लोग वैलेंस शेल की बात करें तो वैलेंस शेल वाला पार्ट थ्री वो जो क्या इमेजिनरी सेल तक जाने के लिए उसको जो एनर्जी होगा वो कहाँ से मतलब गेन करेगा, क्योंकि उस वक्त तो रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब उस वक्त तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, उसको तो नीचे आएगा तब ना रिएक्शन होगा। तो ऊपर जाने तो के लिए उसको कहाँ ऊपर से एनर्जी जाने के पाएगा? लिए एनर्जी कहाँ से मिला, तो सराउंडिंग भी तो रोल प्ले कर रहा है ना कुछ। सराउंडिंग में एनर्जी है या नहीं है। मान लो हम लोग कपड़ा डालते हैं ये छत पे, तो कपड़ा सूखता है कि नहीं सूखता है। वो तो इन द प्रेजेंस ऑफ विंड, सन वगैरह वो सब से ना होता है। अरे तो प्रेजेंट ऑफ विंड और सन, अब मान लो कि चलो ठीक है विंड और सन छोड़ो, तुम एक अंधेरे रूम में डाल दो कपड़ा, वो नहीं सूखेगा क्या? बताओ। सूखेगा आप। क्यों सूखेगा? उधर तो विंड भी नहीं है, सन भी नहीं है, अब काहे सूखेगा? सर वो तो ये क्या था? बोलो बोलो, जानना चाहेंगे हम क्या था। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से नहीं, सिर्फ इवेपोरेशन हो जाएगा तो सर उड़ जाएगा। नहीं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से इवेपोरेशन नहीं होता है। अगर तुम लोग को 9th क्लास का कंसेप्ट याद होगा तो उसमें हमेशा इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है। सरफेस के पार्टिकल्स अपने अंदर के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर निकल जाते हैं। वो अट्रैक्शन फोर्स से बाहर कैसे निकलते हैं, तो सरफेस पे सराउंडिंग का जो भी कितना भी डार्क रूम हो वहां पे एनर्जी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जब तक हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पे नहीं चले जाए तब तक सफिशिएंट एनर्जी एग्जिस्ट करता है। ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग अंदर रूम में जाएंगे तो हम लोग को गर्मी नहीं लगता, जहाँ धूप आता है केवल वहीं गर्मी लगता है, गर्मी हमको सब जगह लगता है। तो हर एक जगह पे एनर्जी एग्जिस्ट करता ही करता है। वो सराउंडिंग में जो एनर्जी है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये पूरा वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आजू बाजू वाले के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो उसमें ना, मतलब एक तरीके से बंधन में, जो उस बंधन से बाहर निकल जाता है, आजाद हो जाता है और इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है। सर मुझे बताया गया था सर, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सर कम हो जाता है सर, वो मॉलिक्यूल या फिर कोई एंटिटी सर वो चला जाता है। ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सर जो भी सिस्टम है उसका अगर और सिंगल एंटिटी का सर उसका काइनेटिक एनर्जी सर दोनों का डिफरेंस आता है तो सर उसमें वो इवेपोरेट हो जाता है सर। ऐसा तो हम आज तक नहीं सुना है। ये ऑपरेशन का बेसिक फंडा क्या सुना है 9th क्लास या 10th क्लास में? सरफेस फिनोमिनन है।
सरफेस के पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं अपने लेयर को। क्यों एस्केप कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट यही है कि उस पार्टिकल्स बॉन्डेड कैसे हैं। तो 9th क्लास के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग। 9th क्लास से पढ़ा था कि हर एक पार्टिकल में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो अट्रैक्शन क्या घड़ा में पानी ठंडा कैसे होता है? वो घड़ा में पानी ठंडा इसलिए होता है क्योंकि घड़ा जो है वो सरफेस पे पानी को थोड़ा धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। तो उससे होता क्या है कि आसपास के सराउंडिंग, साथ ही साथ उस घड़े के अंदर का भी जो टेम्परेचर है उसको बाहर का सरफेस का पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है। तो कुछ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया और कुछ अंदर का भी टेम्परेचर वाले पार्ट या फिर अंदर के एनर्जी वाले पार्ट को भी एब्जॉर्ब करके बाहर निकल गया, इवापोरेट हो गया। तो जब अंदर का एनर्जी लेकर के बाहर निकलेगा तो अंदर वाले का एनर्जी डाउन हुआ तो टेम्परेचर डाउन हुआ, ठंडा होना शुरू हो गया। बट इवापोरेशन तब हो रहा है, जैसे एक चीज सोच के देखो ना यार, हम लोग इतना डिस्कशन तो कर ही चुके, इतना तो अब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं आराम से। जैसे 9th क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि हर एक पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जितना अट्रैक्शन फोर्स उतना स्टेबल सिस्टम। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के सबसे पहले लेक्चर में यही डिस्कस किए थे, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना स्टेबल सिस्टम उतना लोअर एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग के सॉलिड लिक्विड गैस वाले पार्ट में सबसे ज्यादा स्टेबल सिस्टम सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वाला पार्ट हम लोग के, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। तो हम लोग इसको एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। हम लोगों का जो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम है वो सॉलिड वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी में जस्ट उल्टा ऑर्डर होगा। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब सॉलिड सबसे लोएस्ट एनर्जी में होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग कि अगर हम लोग को सबसे लोएस्ट एनर्जी से सबसे हाईएस्ट में जाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो भी एनर्जी देना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाना है तो भी एनर्जी देना पड़ेगा। अब इसको हम लोग इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करते हैं कि जब हम लोग सॉलिड को थोड़ा एनर्जी दिए तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज किया। इसका मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने से जो इंट्रैक्शंस हैं, जो देखो बॉन्ड का बेसिक मतलब क्या, बॉन्ड का मतलब इंट्रैक्शन होता है। उसका नाम भले कोवेलेंट बोल दो या आयनिक बोल दो, आगे जाने के बाद और भी बॉन्ड्स आएंगे जिसमें हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वर्ड यूज करते हैं। बॉन्ड्स का मतलब दो एटम्स का एसोसिएशन। कैसे एसोसिएशन हुआ, इस ओवरऑल चीज को क्या बोल सकते हो, तो इंट्रैक्शन बोल सकते हैं हम लोग कि दो एटम्स, दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल्स, इनका एसोसिएशन या इनका इंट्रैक्शन। जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है उतना बेटर है, जितना स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन उतना लोअर एनर्जी होगा। तो अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में गए मतलब एनर्जी वाला पार्ट इंक्रीज किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट डिक्रीज कर रहा है। तो एनर्जी देने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अब इसको वाटर के मॉलिक्यूल से रिलेट करते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स वाले पार्ट पहले लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो काफी स्ट्रांगली बॉन्डेड है, लेकिन जब इसको हम लोग लिक्विड वाले पार्ट से गैस में कन्वर्ट किए तो लिक्विड से गैस के कन्वर्जन के टाइम पे गैस का एनर्जी ज्यादा होगा। मतलब हम लोगों को उस लिक्विड को एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी कहाँ से मिला वो अपने मन के ऊपर है। हम चाहे तो उसको हीट कर सकते हैं, चाहे तो उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का रेट है वो रेट वाला पार्ट कम होगा, अगर हीटिंग करेंगे तो रेट ज्यादा होगा। इसलिए गर्मी के मौसम में क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर को जल्दी एनर्जी मिलता है और जल्दी इवापोरेशन होता है। वही ठंडे के मौसम में इवापोरेशन का रेट कम हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग का एनर्जी लो हो जाता है। तो बचपन से सुन रहे हैं ना, हीट का फ्लो क्यों होता है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो जिधर टेम्परेचर ज्यादा है, जिधर कम है, हायर से लोअर में हीट का फ्लो होगा। तो अगर मान लो कि हम लोगों का गैप वाला पार्ट कम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस का गैप कम हो गया, तो हीट का फ्लो कम हो जाएगा। अगर गर्मी है तो बहुत गर्म सिचुएशन में टेम्परेचर हाई होता है, पानी का टेम्परेचर लो होता है, हीट का ट्रांसफर तेजी से होता है, आराम से पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। अब जब हीट का ट्रांसफर होगा तो हीट के ट्रांसफर होने से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा। तो एक H2O का मॉलिक्यूल अपने जो आजू बाजू के लेयर से इंटरेक्टिव फोर्स रख रहा है वो इंट्रैक्शन घट जाएगा। जैसे वो इंट्रैक्शन घटा तो एस्केप कर गया, अलग अलग हट के निकल गया बाहर, सिंपल सी बात है। तो इंट्रैक्शन फोर्स से ये चीजें रिलेटेड है। जैसे ही इसको सफिशिएंट एनर्जी मिला, बाहर निकल गया। जैसे हम लोग मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिला, बाहर निकल गया, उस टाइप का कंसेप्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी से कोई इसका रिलेशन नहीं हो, मतलब हो सकता है कि एक स्टेटमेंट हो बट इस चीज से उसका कोई रिलेशन नहीं। और अगर होगा भी तो इतना हाई फाई टाइप का रिलेशन क्यों दिमाग लगाना है,
सिंपलिस्टिक रिलेशन है भाई कि अगर हम लोग के पास सफिशिएंट एनर्जी मिला तो सफिशिएंट एनर्जी के हिसाब से हम लोग सीधा एस्केप कर जाएंगे, मतलब आजू बाजू के बॉन्ड्स को ब्रेक करके सारी बेड़िया जो है सारे जंजीरें तोड़ करके निकल जाएंगे, अपना आजाद पंछी के जैसा घूमेंगे मजे से। इससे अच्छा और क्या हो सकता है जिंदगी में। चलो किसी फॉर्म में तो एनर्जी आएगा ना, क्या किसी भी फॉर्म में तो एनर्जी तो आएगा। उसी चीज को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। आखिर गैस के फॉर्म में कोई क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही हम लोग मतलब ठंडा मौसम डाल देते हैं, मान लो एक ग्लास है तो ग्लास के बाहर में सरफेस पे पानी क्यों जम जाता है, क्योंकि उसका जो एनर्जी हाई था उसको ऐसा सरफेस मिल गया या फिर ऐसा मीडियम मिल गया जहां पे अपना एनर्जी लो कर सकता है। सब लोग चाहे कि मेरा एनर्जी लो हो, हम भी चाहेंगे जितना लो से लो एनर्जी में रहे, आराम से सुकून से पड़े रहे। सबका टेंडेंसी होता है स्टेबिलिटी गेन करने का, सबका। तो हर एक पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके बड़े से बड़े एनिमल्स, सब लोग चाहेंगे कि लो स्टेबिलिटी मतलब बिल्कुल सॉरी हाई स्टेबिलिटी वाले मोड में रहे। अब अगर हाई स्टेबिलिटी वाले मोड में रहना है तो एनर्जी लोअर करना होगा, लेकिन एनर्जी लो करने का कोई ऑप्शन नहीं। मान लो जैसे कोविड का एग्जांपल ले लो, तो सब लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, दिमाग थोड़ा शांत हो, लेकिन कोविड होने नहीं दे रहा, सब लोग के दिमाग में बेचैनी है। तो सराउंडिंग में जो एनर्जी है वो सबका फालतू का स्टेबिलिटी को खराब कर रखा है। तो जो गैसियस पार्ट है वो लेस स्टेबल है, बट इतना सफिशिएंट एनर्जी उसको मिल रखा है कि चाह के भी लोअर एनर्जी पे नहीं आ पा रहा। अगर उसको ऐसा कोई तरीका मिल जाए तो लोअर एनर्जी पे मूव कर जाए तो आराम से मूव करना चाहेगा। जैसे ही टेम्परेचर कम दिखता है तो वाटर तुरंत अपने आप को, मतलब वाटर वेपर तुरंत अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेता है। टेम्परेचर 0 डिग्री पे ले जाओ तो लिक्विड वाला पार्ट गैस में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग को सराउंडिंग में इतना सफिशिएंट एनर्जी जो है मिल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जो चीज बोला जा रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहा है कि चलो ठीक है CO2 के एमिशन से हो रहा है, उससे आइस पिघल रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, एक सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से लिक्विड स्टेट में रहने वाले जो वाटर का पूरा अमाउंट है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। इस तरह का चीज चलता रहेगा जब तक दुनिया में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, तब तक ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। फिर एक बार दुनिया तबाह होगा, तुम लोग सब मरेगा, फिर उसके बाद वापस से सब कुछ वापस से रिबूट हो जाएगा, ऐसा ही चलेगा। क्या बोल रहे थे अब? हाँ ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो, ज्ञान की बातें नहीं बता रहे चलो ध्यान दो, हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो हमेशा वैलेंस शेल वाला पार्ट सेम रहेगा, इस एक चीज का ध्यान रखना है। तो n=3 से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे हम लोग केवल वैलेंस शेल का डायग्राम बना रहे हैं, तो वैलेंस शेल के डायग्राम को बनाते वक्त हम लोग एक छोटा सा कंसिडरेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ये हम लोग 3s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स था, तो दोनों को एक पेयर के फॉर्म में रख दिया। 3p वाले पार्ट में अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3p वाले पार्ट में 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन एक पेयर के फॉर्म में डाल दिया। और अपने 3d वाले पार्ट में ऑल्दो 3d एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, बेसिकली 5 बॉक्सेस होते हैं, इस 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे जब हम लोग ऑक्सीजन वाले सिनेरियो में गए थे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में हम लोग का एक पेयर दूसरा पेयर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इन पेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको उठ के जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। जाकर उठ के जाएगा भी तो कहाँ जाएगा, अगर इसको जाने का मन भी किया तो ऊपर जगह नहीं है, खाली खाली जगह चाहिए इसको। तो इस केस में सल्फर वाले पार्ट के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करना शुरू करें तो हम लोग के पास यहाँ जगह खाली नहीं है, यहाँ भी जगह खाली नहीं है, लेकिन 3D में 5-5 जगह खाली है। तो आराम से हम लोग का इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नीचे से उठ के 3D में जाना चाहेगा इंटरनल एक्साइटेशन के बेसिस पे। अब उसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि यहाँ 2-2 हम लोग के पास पेयर्स है, तो 2 पेयर्स है तो हम लोग 2 बार एक्साइटेशन करा सकते हैं। सफिशिएंट एनर्जी मिला तो एक पेयर ब्रेक होगा, और एक्स्ट्रा सफिशिएंट एनर्जी मिला तो दूसरा पेयर ब्रेक होगा। तो अगर 2 पेयर होगा तो 2 बार हम लोग एक्साइटेशन करा सकते हैं। और एक्साइटेशन कराते वक्त हमेशा ट्राई करना होता है, ट्राई नहीं, पहले इस चीज का ध्यान रखना होता है कि एक्साइटेशन कराते वक्त जो हायर एनर्जी के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है पहले उसको ब्रेक करो। जैसे 3s में और 3p वाले पार्ट में ज्यादा एनर्जी 3p का है, तो पहले 3p के पेयर वाले पार्ट को ब्रेक करके ऊपर लेके जाएंगे। तो पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके हम लोग 3d में लेके गए, तो यहाँ से हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मिला जिसमें 2 पेयर में से केवल एक को ब्रेक किया हम लोग, तो एक और को ब्रेक करना बाकी है अभी। तो मूवी अगर बाकी है तो यहाँ पे हम लोग पहला मूवी का पार्ट इसमें मेंशन कर दिया, एक्साइटेड स्टेट 1 कॉन्फ़िगरेशन। 3s वाले पार्ट में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है,
3p वाले पार्ट में पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, बट अब इसमें हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। और 3d वाले पार्ट में पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब हम लोग के पास 1 इलेक्ट्रॉन नीचे से उठ के आ गया। तो अगर हम लोग कोवेलेंसी डिस्कस करना शुरू करें, तो पहले वाले केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, कोवेलेंसी 2। बट दूसरे वाले केस में जब हम लोग पहली बार एक्साइटेड स्टेट में गए, तो उस केस में हम लोग का टोटल मिला के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। तो कोवेलेंसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 4 मेंशन कर सकते हैं। बट अभी भी एक पेयर वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है और अपने पास जगह खाली है। इसका मतलब अभी भी अपना काम आगे बढ़ेगा और आराम से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग हायर एनर्जी स्टेट में डाल सकते हैं। इसका मतलब फर्दर एक और पेयर को ब्रेक किए, एक और एक्साइटेशन किए, एक और मूवी का पार्ट बन के आ गया, एक्साइटेड स्टेट 2 आराम से बोल सकता है। तो इस केस में हम लोगों के 3s वाले पार्ट में 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला गया, 1 बच गया। उसके अलावा हम लोग का बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन था जैसे था वैसे ही रह जाएगा। और उसके अलावा फिर हम लोग ऐसा 3D में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस करके आराम से बना दिए। तो अपने इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में गए, तो वैलेंस शेल में 2 हम लोग के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और खाली जगह अवेलेबल था। तो 2 पेयर को ब्रेक करके हम लोग 2 एक्साइटेड स्टेट में गए। और पहले वाले केस में हम लोग का ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। फिर जैसे ही एक पेयर को ब्रेक किया, तो पेयर को ब्रेक करेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 के बाद 4 में गए और फिर वापस एक पेयर को ब्रेक किया, तो 4 के बाद हम लोग का कोवेलेंसी 6 वाला पार्ट भी हो गया। मतलब सल्फर वाला पार्ट 2, 4, 6 सारे कोवेलेंसी शो कर सकता है। पॉइंट ये होता है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे शो कर सकता है, तो H2S मॉलिक्यूल, H2S में सल्फर वाले पार्ट को हम लोग आराम से 2 हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट किए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, कोवेलेंसी वाला पार्ट 2 लेके चल लिए। अगर मान लो 4 की बात करते हैं तो SO2 मॉलिक्यूल लेके चल सकते हैं, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर वाला पार्ट 4 बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी 4 बोल सकते हैं। मान लो हम लोग 6 कोवेलेंसी की बात करते हैं तो SO3 लेके चल सकते हैं, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर टोटल 6 बॉन्ड बना रखा, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 6 मेंशन कर सकते हैं। SF6 मॉलिक्यूल, सल्फर वाले पार्ट के ऊपर टोटल 6 बॉन्ड्स होते हैं। अगर टोटल 6 बॉन्ड्स है, इसका मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट आराम से 6 के बराबर बोल सकते हैं। तो सल्फर 2 भी कोवेलेंसी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, 6 भी शो कर सकता है। कैसे शो करेगा, तो इस तरीके से हम लोग एक्साइटेड स्टेट 1 कॉन्फ़िगरेशन में गए, फिर 2 वाले पार्ट में गए, आराम से बोल सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। अच्छा सर, ऐसा हाँ। हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए, मतलब जाने हाँ। वक्त 2 हाँ। आइटम आपस में कोलैप्स कर जाए, 2 एटम आपस में कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स कर जाए, मतलब कंबाइन कर जाए। हाँ वही बॉन्ड ना। देखो, हम लोगों को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, लेकिन जब ये चीज बन गया, जैसे 2 एटम कोलैप्स ही तो कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब क्या, दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो उस कॉम्बिनेशन से पहले कोलैप्स में बहुत अंतर है, मतलब आपस में जाके लड़ जाना और आपस में मतलब शेयर हो जाना, वो तो अलग है ना। दोनों आपस में टकरा जाना, अच्छा, आपस में लड़ने का ऐसा बोले कि टकरा के वापस निकल गया। मतलब 2 आइटम आपस में एकदम टकरा गया, हाँ, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी मतलब निकलेगा, रिलीज करेगा। ऐसा जरूरी थोड़े ना है। हाँ सर, कभी भी 2 भी मतलब 2 एनर्जी पार्टिकल्स आपस में टकराएगा तो एनर्जी तो एमिट करेगा ही ना। अरे एक चीज बताओ कि जैसे 2 पार्टिकल्स टकराया, ठीक है, तो टकराने के बाद वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पॉइंट है। मतलब 2 पार्टिकल टकराया तो टकराने के बाद वापस जा रहा है कि एक साथ चिपक जा रहा है, ये बताओ। सर कभी भी 2 बहुत पावरफुल चीज आपस में टकराएगा जो इक्वल पावर करेगा, तो दोनों ही या तो टूट जाएगा या तो एक साथ बाउंस कर जाएगा, और क्या, यही दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आइदर टूट जाएगा या बाउंस कर जाएगा। अभी फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में कोलिजन करके एक टॉपिक आएगा। कोलिजन का मतलब ही उसमें पढ़ना होता है, 2 पार्टिकल टकराता है, उसमें 2 तरह का कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सॉरी, 3 तरह का पार्ट बोल सकते हैं, इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। इलास्टिक में पार्टिकल टकराया, वापस चला गया। इन इलास्टिक में टकराया, वापस गया, लेकिन सेम एनर्जी के साथ वापस नहीं गया। टकराएगा लेकिन सेम एनर्जी के साथ वापस नहीं जाएगा। और इन इलास्टिक जैसे है ना कि हम लोग बचपन में एक स्पंज वाला बॉल रखते थे, उसको दीवार पे मारते तो जितना वेलोसिटी से मारते थे ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी से वापस आता था वो। लेकिन रबर बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो जितना वेलोसिटी से फेंके नहीं आता है यहाँ पे। जैसे स्पंज वाले बॉल को हम लोग यहाँ से दीवार पे फेंके ना,
तो नॉर्मली हम लोग तक वापस आ जाता है, जबकि रबर बॉल को फेंकते तो थोड़ा जोर से फेंकना पड़ता है। तो रबर बॉल में थोड़ा इनइलास्टिक कोलिजन होता है और कुछ कुछ ऐसे पार्टिकल्स से जाके चिपक जाते हैं। मान लो कि आता है शायद इस तरह का पता नहीं, बच्चा लोग का खिलौना टाइप का, दीवार पे ऐसा फेंका, दीवार पे चिपक गया जाकर, कुछ भी स्पाइडरमैन टाइप का, दीवार पे उसको फेंका बहुत जोर से, दीवार पे जाके चिपक गया। तो एडहेसिव नेचर ज्यादा था, दीवार पे चिपक गया। कोलिजन तो वहां भी हुआ बट चिपक गया। तो तीन तरह के नेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और पहला नेचर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जब पार्टिकल टकरा के वापस जाता है तो उस केस में ऑल्दो इलास्टिक कोलिजन जैसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है नेचर में, बट पार्टिकल अगर कोलाइड करके एग्जैक्टली वैसे ही वापस चला जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट बचपन से सुनते आ रहे हैं, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो शुरू में जैसा एनर्जी था वैसे एनर्जी बाद में होना चाहिए। तो कोलिजन में कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोलिजन में कुछ नहीं होने वाला। जैसा पार्टिकल टकराएगा वापस जाएगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगा, पूरा सिस्टम वैसे का वैसे ही रह जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर अगर एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करेगा तो पार्टिकल जब वापस जा रहे होंगे तो फिर से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में फ्रिक्शन जनरेट होता है थोड़ा बहुत, उसके सेंस में हीट का लॉस होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में तो और ज्यादा हीट का लॉस होता है। तो जो चीज तुम बोल रहा है वो थोड़ा लिमिटेड कंसेप्ट के हिसाब से बोल रहा है। ये पार्टिकल आपस में कोलैप्स किया, कोलैप्स मतलब कोलाइड किया, तो कोलाइड करके, हाँ बोलो हिसाब से वो बोले थे, न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से वो बोले थे। न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे पहला चीज है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे अप्लाई होता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग देख रहे हैं, तुम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को देख नहीं सकता, तो इस पे उस चीज को एग्जैक्टली अप्लाई करना बहुत ही गलत है। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा, अगर इन केस अप्लाई करते भी हैं तो हम लोग आइडियल सिचुएशन में उसको इलास्टिक मानते हुए काम करते हैं। ये गैस स्टेटमेंट में डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, कि हम लोग अभी तक आइडियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस बार बार वर्ड यूज कर रहे थे। आइडियल गैस जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अब जो उसका ऐसा समझो कि दो कोलिजन हुआ, ठीक है, कोलिजन करके पार्टिकल वापस गए, कोलिजन से एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी सिस्टम से बाहर निकला। तो जब एनर्जी सिस्टम से बाहर निकला तो एनर्जी कैसे रिलीज हुआ होगा? तो जो दो पार्टिकल्स कोलाइड किए उनके खुद का ही एनर्जी लॉस हुआ होगा, और उनके खुद का एनर्जी जो लॉस हुआ तो लोअर एनर्जी में गए, फिर से सराउंडिंग से उसको एनर्जी मिला, फिर से हायर एनर्जी में आ गए। तो ये तो चेन है बेसिकली। जो हीट हम लॉस कर रहे हैं वापस से हीट गेन कर ले रहे हैं, फिर हीट लॉस हुआ फिर वापस गेन कर ले रहे हैं। तो सिस्टम से एनर्जी लॉस होता भी है तो भी उस सिस्टम में कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ रहा है ना, कुछ नहीं तो सनलाइट का एनर्जी या नेचर का एनर्जी तो एग्जिस्ट कर रहा है। टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस का है तो एनर्जी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा नेचर में कुछ ना कुछ। सिर्फ तो गैस में ऐसा ही होता है? हाँ भाई, ऐसा ही होता है। तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है जिंदगी। अब तो मोह माया में तुम लोग पढ़ा हुआ है, IIT JEE क्लियर कर लेंगे, नीट क्लियर कर लेंगे, सब मोह माया। बोर्ड में 90% नंबर है, सब कोई ये सब कुछ रखा नहीं है। समझ आया ये चीज? कोवेलेंसी 2 4 6 कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? किसी को मतलब कोई डाउट है यहाँ तक के पार्ट में? इस प्रोसेस में कोई डाउट है किसी को अभी तक? सर पहला इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा ना? पहला इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा। हमेशा हम लोग हायर एनर्जी वाले पेयर को ब्रेक करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3p से निकलेगा। और कोई डाउट? प्रोसेस में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। तो इसमें थर्ड एक्साइटेशन किस तरह से होगा? इसमें थर्ड एक्साइटेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर बाकी रह गया क्या? नो सर। तो थर्ड एक्साइटेशन नहीं होगा। उस चीज को तुम लोग खुद से ट्राई करके देखो। हम तुम लोगों को एलिमेंट लिख के दे रहे हैं। ये कौन सा था नंबर में? 6 नंबर। जैसे 7 नंबर की बात करते हैं तो ऊपर हम फ्लोरीन वाले पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन वाले पार्ट में हम लोग का वैलेंस शेल में 2s2 2p5 है और फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन वाला पार्ट आता है। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत लिखना, उस चीज को अवॉइड करना शुरू करो, आदत में डालो इस चीज को। हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करते हैं। फ्लोरीन और उसके नीचे के सारे ग्रुप के एलिमेंट, बस कॉन्फ़िगरेशन में एक एक वेरिएशन होगा। तो फ्लोरीन वाले पार्ट में वैलेंस शेल में 2s2 2p5 होता है। तो हम लोग क्लोरीन जस्ट नीचे गए, सेकंड से थर्ड पीरियड में गए, तो यहाँ पे 2s के जगह पे 3s2 3p5 ले सकते हैं। अगर ब्रोमीन में जाते तो फोर्थ पीरियड में गए तो 4s2 4p5 ले सकते हैं। अगर हम लोग आयोडीन में जाते तो फिफ्थ पीरियड में गए तो 5s2 5p5 ले सकते हैं। तुमको ब्रोमीन का कोवेलेंसी निकालना है, हम क्लोरीन की बात नहीं कर रहे, केवल ब्रोमीन का कोवेलेंसी निकालना है। ट्राई करके देखो इस चीज को। और कौन कौन सा वेरिएबल कोवेलेंसी पॉसिबल हो सकता है ये चीज भी दिमाग लगाना है। ट्राई करके देखो, एक बार खुद से ट्राई करके देखो, बाकी हम तो बताएंगे ही।
अभी कौन आया भाई? 16 लोग हो गए इसमें, इतना लेट कौन है? सुहानी, सुहानी तो अभी आई है क्लास करना है। यस सर। गजब नालायक है, क्लास खत्म होने के टाइम पे क्लास करने आती है। नहीं सर, 15 मिनट हो गया है। तुमको बहुत मार मारेंगे हम, ना तुम क्लास कर रही है ना टेस्ट दे रही है। टेस्ट दो, अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया तुम, पहला टेस्ट छोड़ करके। तो तुम्हारे पापा से बात करते हैं हम। नहीं सर, दिए हैं हम। नहीं सर दिए हैं हम, साथ में बोले नहीं सर दिए हैं हम। ये 12th वाले स्टूडेंट लोगों का एग्जाम हो गया जेईई मेंस का, तो उन लोगों का रिवीजन क्लास वगैरह सब बंद हो गया, तो हम फ्री हो गए, मतलब जितना दिमाग लगाना था फ्री हो गए। तो अब है कि अब तुम लोगों को थोड़ा गाली सुनाना शुरू करेंगे, बहुत गाली पड़ेगा तुम लोगों को। जिन लोगों का नंबर खराब आया इस बार टेस्ट में, कल हम वही प्लान किए कि कल सब लोगों का, जिन लोगों का नंबर खराब आया है उन लोगों का नंबर देखे, उन लोगों को कॉल करके थोड़ा बहुत गाली देना शुरू करेंगे। और जिन लोगों का नंबर अच्छा आया है उन लोगों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर के गाली देंगे गाली हम तुम लोगों को, बहुत जरूरी है। पहला कॉल मेरे को कीजिएगा। अरे पहला कॉल मेरे को, तुम अमानी है कि तुमको पहला कॉल करें हम? मेरा मन करेगा हम जिसको कॉल करेंगे। तो जीमेंस का एग्जाम का पेपर से रिव्यू करना था यार, हम नहीं देख पाए यार, मतलब इतना काम था कि नहीं देख पाए, बहुत काम है। और उसको मतलब रिव्यू क्यों करना है, जरूरत क्या है तुमको अपनी अभी करने का? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार आने दो ना, जे मतलब जेईई मेंस वाले तो खुद ही उसको अपलोड कर देंगे, तो उसमें हम दिमाग नहीं लगा रहे। ऑनलाइन होने के बाद उसमें बहुत हेडेक हो गया है। ऊपर से हम लोग ऑलरेडी इतना सारा काम में उलझे हुए थे कि जैसे अक्टूबर से हम लोग को ऑफिस भी लेना है, तो हम लोग वही डिसाइड कर रहे थे कि सेम ऑफिस में कंटिन्यू करें कि हम लोग ऑफिस चेंज करें। तो लास्टली हम लोग का डिसीजन होने का यही हुआ कि नहीं, ऑफिस चेंज करने में भलाई है। लॉकडाउन में ऑलरेडी बहुत लॉसेस हुए हैं, तो उसको किसी तरीके से मिनिमाइज करना है हम लोग को। तो एक नया ऑफिस हम लोग अक्टूबर से लेंगे, और तुम लोग का ऑफलाइन डाउट क्लासेस वहां से शुरू हो जाएगा। ऑफलाइन मतलब अभी भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जिसको भी डाउट है हम लोग ऑफिस में आकर के अपना डाउट क्लास ले सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में डाउट है, डाउट क्लास ऑफलाइन आकर के ले सकते हैं, क्योंकि अब इसी तरीके से जीना ही है हम लोगों को। बट अक्टूबर से हम लोग का ऑफिस भी शुरू हो जाएगा वापस से। अच्छा सर, अगर हो सकेगा तो सर मॉल वापस लौटने का चांस है? क्या बोल रहे हैं? मॉल में वापस लौटने का चांस है? मॉल में? हाँ। मॉल में जाना चाह रहा है तुम? पेरेंट्स लोग रहता था पहले मतलब पेरेंट्स लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? मॉल में कैसे क्लास होगा? सर, हम वो लोग तो चुका है, अब क्या? मतलब हम लोग मतलब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे वापस से उसी चीज का। पेरेंट्स लोगों को वो चीज पसंद है, मॉल में क्लास होगा। मॉल में कैसे क्लास होगा? अरे हमको मालूम है कैसे क्लास होगा, बड़ा शांति होता है उधर, लेकिन पेरेंट्स लोग नहीं समझेंगे इस चीज को। हम कन्विंसिंग मोड में बचे नहीं है, मेरे शरीर में इतना एनर्जी नहीं बचा कि हम किसी को कन्विंस करें बैठ करके। सर, उससे शांत जगह सर कहीं पे नहीं था। वो तो हमको ही मालूम है, उससे शांत जगह, उससे अच्छा जगह कहीं पे भी नहीं था। लाइट वाइट का भी प्रॉब्लम नहीं था, लाइट कटते ऑटोमेटिक लाइट था। हर जगह पे दिमाग खराब होता, लाइट कट गया, इन्वर्टर डाउन है, ये है वो है। फिर अभी एडवांस वालों के लिए रिवीजन क्लासेस चलेगा थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा तो क्लास नहीं चलेगा, असाइनमेंट दे दिए, केवल उन लोगों का डिस्कशन होगा। फिर 12th वालों का भी क्लासेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बट अब है कि तुम लोगों के ऊपर और 12th वालों के ऊपर केवल दिमाग लगाना है, बाकी लोग तब चले गए, तो उन लोगों के लिए आपको दिक्कत नहीं। जितना जिन लोगों को पढ़ना था सब अच्छे से पढ़ लिया। पेपर भी सब लोगों का उनके कैलिबर के हिसाब से इस बार अच्छा गया, मतलब जो लोग 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस बार के पेपर में लोग प्रॉपरली 50 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन 52 क्वेश्चन 58 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किया है। तो डेफिनेटली इस बार का रिजल्ट थोड़ा बेटर होगा तुम्हारे जनवरी वाले मेंस के एग्जाम से। तब जितना उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से लोग सबको ठीक ठीक अपना स्कोर कर लिया इस बार। और एक चीज सब लोग बोला सर केमिस्ट्री में तो बहुत स्कोर, मतलब केमिस्ट्री में लोग 23 क्वेश्चन बोला कि सर 2 क्वेश्चन हम इसलिए नहीं सॉल्व किए क्योंकि डाउट था कि इसमें नेगेटिव ना हो जाए, अदरवाइज 23 क्वेश्चन वो सही सही मालूम है सॉल्व किए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर 25 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। ये कोई भी सब्जेक्ट कितना भी आसान हो जाए, लेकिन उसमें इतना हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चन, मतलब हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। हम नहीं सॉल्व करते, हम पढ़ा रहे हैं, हम ही खुद ना सॉल्व करें 23 क्वेश्चन डाउट के मारे। चलो ब्रोमीन वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं। जैसे ब्रोमीन वाले पार्ट में अगर हम लोग मेंशन करना शुरू करें कोवेलेंसी, तो ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट में हम लोग का वैलेंस शेल तो पता चली गया, हम लोग को 4s2 4p5 है। तो 4s2 वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मेंशन कर दिया। फिर 4p वाले पार्ट में अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3, उसके बाद फिर एक पेयर बना है 4, एक पेयर बना है 5,
उसके अलावा हम लोग के पास यहाँ पे 4D वाला पार्ट खाली है, 4F वाला पार्ट भी खाली है, बट 4F का जरूरत पड़ता नहीं है, 4D में अपना जिंदगी निकल जाता है, तो इसलिए हम 4F मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टोटल 3 पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर 3 पेयर है तो 3 बार पेयर को ब्रेक कर सकते हैं, तो इस बार 3 एक्साइटेड स्टेट आ सकता है। पहले पी से इलेक्ट्रॉन को उठा के डाल दिया ऊपर, तो यहाँ से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1 वाले पार्ट में पहला पेयर जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। दूसरे वाले केस में 2 पेयर में से एक को ब्रेक कर दिया। ऐसा कोई रूल नहीं कि सेकंड वाले को ब्रेक करना है, जिसको ब्रेक करना है कर दो, तुम्हारी मर्जी है, बट हम जो जहाँ से एरो बना दिया वैसा ही लिख दिया है। उसके बाद फिर हम लोग के 4D वाले पार्ट में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बट अभी भी ऊपर जगह खाली है और नीचे पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा के फिर से डाले। तो ये तो अपना सबसे पहला पार्ट था एक्साइटेड स्टेट 1, फिर से एक पेयर को ब्रेक करके लेके गए, तो यहाँ वाले पार्ट से हम लोगों का 4s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में एक पेयर को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा दिए, तो वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा 4D वाले पार्ट में 1 मिनट, 4D वाले पार्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो एक तो ये पार्ट आगे निकल के आ गया। अभी भी एक वैलेंस शेल में पेयर बाकी है और हायर एनर्जी स्टेट वाले पार्ट में एक खाली जगह बाकी है, तो आराम से हम लोग फर्दर एक और एक्साइटेशन कर सकते हैं, और एक्साइटेड स्टेट वाले पार्ट में हम लोग 3rd लेवल पे आराम से जा सकते हैं, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन उठा करके ऊपर डाला जा सकता है। तो यहाँ पे 4s में अब 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4p वाले पार्ट में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, और 4D वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन था, उसमें हम लोग आराम से 1 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कर दिया। तो टोटल मिला करके हम लोग के पास अगर कोवेलेंसी डिस्कस करना शुरू करें, तो कोवेलेंसी वाले पार्ट में ब्रोमीन वाले पार्ट में फ्लोरीन के जैसा सबसे पहला कोवेलेंसी होगा, क्योंकि सेम ग्रुप का एलिमेंट है। लेकिन उसके अलावा 1 के बाद जैसे ही एक पेयर ब्रेक करेंगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर 1 है तो 1 के बाद 3 ही होना है, 3 के बाद अगला पेयर ब्रेक करेंगे तो 5 ही होना है, 5 के बाद अगला पेयर ब्रेक करेंगे तो 7 होना है। तो इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले डायग्राम से भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन खाली जगह है, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, अपने मन से आराम से इस चीज को बनाया जा सकता है। तो हम लोग के ब्रोमीन वाले पार्ट में 1, 3, 5, 7 सारा कोवेलेंसी होगा। HBr अगर मॉलिक्यूल है तो HBr वाले पार्ट में कोवेलेंसी 1, क्योंकि ब्रोमीन एक बॉन्ड बना रखा। अगर हम लोग HBrO2 लेके चलते हैं तो इस केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH। ब्रोमीन वाला पार्ट 3 बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी वाला पार्ट 3। अगर हम लोग HBrO3 यूज करते हैं तो इस केस में ब्रोमीन वाले पार्ट में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और एक OH ग्रुप होता है। तो ब्रोमीन वाला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी 5 बोल सकते हैं। और उसके बाद HBrO4 वाला पार्ट मेंशन करेंगे। HBrO4 वाले पार्ट में ब्रोमीन वाला पार्ट 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीसरा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप वाला पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7 कोवेलेंसी आराम से शो किया जा सकता है। तो कोवेलेंसी का पार्ट इतना ही बेसिक होता है जिसका हम लोग को ध्यान रखना होता है। बाकी इस कोवेलेंसी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के फॉर्म में, एक क्वेश्चन के फॉर्म में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। कोई भी डाउट होगा कोवेलेंसी से रिलेटेड तो नेक्स्ट क्लास में सोच के आना इस चीज को। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग का मेन एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस होगा, लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक तरीका है, इसका लेक्चर हम सजेशन देंगे कि तुम लोग क्लास कर लेना। अगर क्लास छूटा तो ये लेक्चर हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इस लेक्चर में मतलब बेसिकली ये जो तरीका है लेविस स्ट्रक्चर बनाने का, ये मेरा खुद का तरीका है, और ये तरीका ऐसा है जो तुमको जिंदगी भर याद रहेगा। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाए, तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, तुम्हारा याददाश्त खत्म हो जाए, तुमको ये तरीका याद रहेगा। तो इसलिए ये तरीका हम लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। वो लेक्चर हम रख लेंगे, अगर रिकॉर्डिंग करेंगे भी तो हम लेक्चर रख लेंगे, लेकिन इसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे। तो अगर ये क्लास छूटेगा तो हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि इस एक पार्टिकुलर टॉपिक से लेविस स्ट्रक्चर बनाने वाले पार्ट से आगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए तुम लोगों को ये पार्ट एकदम मस्ट है कि आना चाहिए, और इस पार्ट को सीखने का बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीका हम बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। पूरा एक लेक्चर इसी में जाएगा, और उसके बाद तुम लोगों को एक शीट हम देंगे जिसमें 128 मॉलिक्यूल्स हैं। ये 128 मॉलिक्यूल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसको फॉलो करना है। इन सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स तुमको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। एक बार कैसे प्रैक्टिस करना है उसको आराम से मेंशन करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए कुछ होमवर्क हम तुम लोगों को नहीं दे रहे। आज के लिए बस जो पढ़ाया है उसको एक बार ढंग से पढ़ के देखना, और अगर इसी लेक्चर में
कोई दिक्कत होगा तो आराम से नेक्स्ट क्लास में जो कुछ भी डाउट होगा कि सर ये क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या था, हमको नहीं समझ में आया, वो सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए हम डाउट नहीं पूछ रहे तुम लोगों से, नेक्स्ट क्लास में एक ही बार डाउट डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए काफ़ी है इतना, बाय बाय। थैंक यू सर। अच्छा हाँ, एक अनाउंसमेंट करना भूल गए। जो बुक तुम लोगों को बोले थे जेडी ली, वो जेडी ली बुक ले सकता है तुम लोग, अब टाइम आ गया है। जेडी ली बुक, और सजेशन देंगे सेकंड हैंड बुक लेना। जेडी ली बुक मतलब तुम लोग को पूरा रीडिंग नहीं करना है, जेडी ली बुक का केवल रेफरेंस के लिए यूज करना, मतलब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर थ्योरेटिकल पार्ट नहीं समझ में आया तो रेफरेंस के लिए वो बुक यूज करना है। तो उस बुक का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। जेडी ली, ये बुक वाले पार्ट को लेना, और जो इसका ओरिजिनल पब्लिकेशन है वो लेना, सुदर्शन गुहा वाला बुक मत लेना, ओरिजिनल पब्लिकेशन लेना, ब्लैकवुड पब्लिकेशन का आएगा। अगर सेकंड हैंड बुक मिलता है तो ज़्यादा बेटर है, सेकंड हैंड बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो हम लोग जो स्टार्टअप शुरू किए उससे ऑर्डर करके देख लेना, अगर तुम्हारे घर पे ऑर्डर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर होगा। जो बुक स्टोर से कनेक्ट करेंगे उससे ट्राई करके देखना एक बार, बट ब्लैकवुड पब्लिकेशन का जेडी ली वाला बुक ट्राई करके देखना। सेकेंड हैंड बुक मिले तो ज़्यादा बेटर है, फर्स्ट हैंड के जैसा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस बुक में उतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे इस चीज को, बुक को हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करेंगे, कभी कभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए हम बोला करेंगे तुम लोग को, बट उतने ही यूज में अपना काम खत्म हो जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। सर आपसे एक चीज और पूछना था सर। बोलो। सर उसी कोलेजन वाले टॉपिक पे। हाँ बोलो। अच्छा सर, आप जब बोले कि जब वो दोनों कोलैप्स करेगा तो उसके बाद फिर वो दोनों का या तो एनर्जी मतलब वो वापस से कंज्यूम हो जाएगा या फिर वो खुद गेन कर जाएगा। हाँ पर सर जब ऐसा स्पेस में होता है, यानी जब दो पार्टिकल आपस में कोलैप्स करते हैं तो उसका टॉर्क जो होता है बहुत दूर तक आता है, झटका जिसको मतलब टॉर्क का उतना अच्छा नहीं पता, झटका काफी दूर तक आता है। क्योंकि इतना छोटा लेवल पे, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल होगा वहां पे तो हवा होने का तो चांस ही नहीं है, इसका मतलब वो भी एरिया वैक्यूम में ही होगा। और जब एरिया वो वैक्यूम होगा तो सेम प्रोसेस वही होगा ना। अच्छा वैक्यूम में कैसे होगा? अगर मान लो कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है तो वैक्यूम कैसे है वहां पे, ये बताओ। क्योंकि ऑक्सीजन का भी एक मॉलिक्यूल हो रहा है तो उतना मतलब छोटा जगह पे ऑक्सीजन होना तो बहुत मुश्किल है। ऑक्सीजन तो क्या वहां पे एयर भी होना बहुत मुश्किल है। तो उसके सराउंडिंग में एयर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ जब कंबाइन कर रहा है तो आजू बाजू सराउंडिंग नहीं है क्या? उतना मतलब उतना जो छोटा लेवल पे जो आप बोले, जैसे कि ऑक्सीजन को हम लोग मतलब ठीक से देख भी नहीं सकते, तो उतना छोटा लेवल पे एयर होना मतलब अजीब नहीं। अरे तो देख नहीं सकते तो छोटे लेवल के बगल में कोई दूसरा छोटा लेवल होगा ना भाई। ऐसा छोटा छोटा लेवल मिलके ही तो पूरा ब्रह्मांड बनाया है ना। स्पेस ऑक्यूपाई करता है पार्टिकल, तो एक छोटा पार्टिकल कुछ छोटा लेवल पे स्पेस ऑक्यूपाई किया, दूसरा पार्टिकल छोटा लेवल पे स्पेस ऑक्यूपाई किया, अब पहला पार्टिकल के बगल वाले स्पेस में आ गया कि उसके पास जगह भी नहीं और कहीं जाने का, और ऑप्शन क्या है उसके पास? ये हो सकता है ना। ये हो सकता है। और स्पेस में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए वहां पे पार्टिकल कोलाइड करके फैल गया तो फैल गया। ठीक है। ठीक है सर। ओके चलो, क्लास एंड कर रहे हैं आज के लिए।